हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें हम लोग मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू को कवर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। 1813 के चार्टर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। ऑप्शन बी, भारत में ब्रिटिश सेना को मजबूत करना। ऑप्शन सी, भारतीय शिक्षा में सुधार करना। या ऑप्शन डी, भारतीय किसानों की स्थिति में सुधार करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। 1813 के चार्टर अधिनियम का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना था, जिससे अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारत के साथ व्यापार कर सकें। इस अधिनियम ने कंपनी के चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के एकाधिकार को बनाए रखा, लेकिन भारतीय महाद्वीप के अन्य व्यापारियों को मुक्त कर दिया। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत शिक्षा के लिए कितना वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया? ऑप्शन ए 5 लाख रुपए, ऑप्शन बी 10 लाख रुपए, ऑप्शन सी 1 लाख रुपए या ऑप्शन डी 2 लाख रुपए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1 लाख रुपए। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा के प्रचार और सुधार के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान प्रदान किया गया था। यह भारतीय महाद्वीप में पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में किस उद्देश्य से आने की अनुमति दी? ऑप्शन ए, व्यापार करने के लिए। ऑप्शन बी, धर्म प्रचार करने के लिए। ऑप्शन सी, सैन्य सेवा के लिए। या ऑप्शन डी, कृषि कार्यों के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, धर्म प्रचार करने के लिए। 1813 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में आने और यहाँ धर्म प्रचार करने की अनुमति दी। इस अधिनियम के तहत मिशनरियों ने भारत में धर्म, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। हमारा चौथा क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया? ऑप्शन ए 10 वर्ष, ऑप्शन बी 20 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20 वर्ष। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक अधिकारों को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ावा दिया। इस अवधि के दौरान कंपनी ने भारतीय उपमहाद्वीप में शासन जारी रखा और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लागू किया। हमारा पांचवा क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के अनुसार कौन सा व्यापार कंपनी का एकाधिकार में रहा? ऑप्शन ए, सूती कपड़ा। ऑप्शन बी, चाय और चीन के साथ व्यापार। ऑप्शन सी, मसाले। ऑप्शन डी, हीरे और रत्न। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चाय और चीन के साथ व्यापार। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय और चीन के साथ व्यापार एकाधिकार को बनाए रखा, जबकि अन्य सभी व्यापारों को स्वतंत्र कर दिया गया। इसका उद्देश्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को स्थिर रखना था। हमारा छठा क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद को किस क्षेत्र में कंपनी के कार्यों पर अधिक नियंत्रण मिला? ऑप्शन ए, वित्तीय नीति। ऑप्शन बी, सैन्य नीति। ऑप्शन सी, धार्मिक नीति। ऑप्शन डी, प्रशासनिक नीति।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी प्रशासनिक नीति। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश संसद को कंपनी के प्रशासनिक कार्यों पर अधिक नियंत्रण दिया। यह अधिनियम कंपनी के भारतीय उपमहाद्वीप में शासन के तरीकों पर निगरानी और नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास था। हमारा 7वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने किस क्षेत्र में व्यापार को स्वतंत्र दिया? ऑप्शन ए भारतीय उपमहाद्वीप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय उपमहाद्वीप। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को स्वतंत्र कर दिया, जिससे अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी भारत के साथ व्यापार करने की अनुमति मिली। हालांकि कंपनी का चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार पर एक अधिकार बनाए रखा। हमारा 8वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक गतिविधियों में किसकी भूमिका बढ़ी? ऑप्शन ए भारतीय राजाओं की, ऑप्शन बी ब्रिटिश व्यापारियों की, ऑप्शन सी फ्रांसीसी व्यापारियों की, ऑप्शन डी पुर्तगाली व्यापारियों की। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटिश व्यापारियों की। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद ब्रिटिश व्यापारियों की भूमिका बढ़ गई, क्योंकि अब वे भी भारतीय उपमहाद्वीप में स्वतंत्र रूप से व्यापार कर सकते थे। इससे व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। हमारा 9वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किस संस्था को धार्मिक और नैतिक निर्देश देने की अनुमति मिली? ऑप्शन ए भारतीय सरकार, ऑप्शन बी ब्रिटिश संसद, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन डी ईसाई मिशनरी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ईसाई मिशनरी। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक और नैतिक निर्देश देने की अनुमति मिली। यह पहली बार था जब ईसाई मिशनरी को भारत में धार्मिक प्रचार करने की अधिकार दिया गया था। हमारा 10वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के लागू होने के बाद कंपनी का कौन सा व्यापार एक अधिकार समाप्त हुआ? ऑप्शन ए मसाला का व्यापार, ऑप्शन बी रेशम का व्यापार, ऑप्शन सी चाय का व्यापार, ऑप्शन डी सामान्य व्यापार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सामान्य व्यापार। 1813 चार्टर अधिनियम के लागू होने के बाद कंपनी का सामान्य व्यापार एक अधिकार समाप्त हो गया, जिससे अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार करने के लिए स्वतंत्र हो गए। केवल चाय और चीन के साथ व्यापार पर कंपनी का एक अधिकार बना रहा। हमारा 11वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत कौन सा विभाग को शिक्षा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी? ऑप्शन ए वित्त विभाग, ऑप्शन बी गृह विभाग, ऑप्शन सी लोक निर्माण विभाग, ऑप्शन डी सामान्य समिति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सामान्य समिति। 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत एक सामान्य समिति का गठन किया गया, जिसे भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में शिक्षा का स्तर बढ़ाना था। हमारा 12वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के न्यायिक अधिकारों को किस तरह से प्रभावित किया? ऑप्शन ए बढ़ाया, ऑप्शन बी कम किया, ऑप्शन सी समाप्त कर दिया, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रखा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बढ़ाया। 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के न्यायिक अधिकारों को बढ़ाया और उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में न्यायिक प्रशासनिक में अधिक नियंत्रण दिया। इससे कंपनी को
भारतीय कानून और न्याय व्यवस्था में व्यापक हस्तक्षेप का अधिकार मिला। हमारा 13वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी को किस प्रकार के निवेश की अनुमति दी गई थी? ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी उद्योगों में, ऑप्शन सी शिक्षा में, ऑप्शन डी सैन्य उपकरणों में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी शिक्षा में। 1813 के चार्टर अधिनियम में कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की अनुमति दी। इसके तहत 1,00,000 रुपए वार्षिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए आवंटित किए गए थे। हमारा 14वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत धार्मिक प्रचार की अनुमति देकर किस नीति को अपनाया गया? ऑप्शन ए ईसाईकरण, ऑप्शन बी भारतीयकरण, ऑप्शन सी मुस्लिमकरण या ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्षता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ईसाईकरण। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार की अनुमति दी, जो मुख्यतः ईसाई धर्म के प्रचार पर केंद्रित था। इस नीति को ईसाईकरण के रूप में जाना गया। हमारा 15 क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने किस प्रकार के कर को संग्रह करने का अधिकार प्रदान किया? ऑप्शन ए भूमि कर, ऑप्शन बी व्यापार कर, ऑप्शन सी नमक कर या ऑप्शन डी शिक्षा कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापार कर। 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार कर संग्रह करने का अधिकार प्रदान किया। इस कर से कंपनी की आर्थिक स्थिति में मजबूत करने और प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिली। हमारा 16 क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के संचालन पर किसके नियंत्रण को बढ़ाया गया? ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद, ऑप्शन बी भारतीय राजाओं, ऑप्शन सी फ्रांसीसी सरकार या ऑप्शन डी भारतीय व्यापारियों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश संसद। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ब्रिटिश संसद के नियंत्रण को बढ़ाया, जिससे कंपनी के संचालन और प्रशासनिक कार्यों पर अधिक निगरानी और हस्तक्षेप सुनिश्चित किया गया। हमारा 17 क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में किस उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए सूती वस्त्र, ऑप्शन बी लोहा और इस्पात, ऑप्शन सी चाय या ऑप्शन डी रेशम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सूती वस्त्र। 1813 के चार्टर अधिनियम ने सूती वस्त्र उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया। इससे भारतीय व्यापारियों और बुनकरों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने और ब्रिटिश राजाओं तक अपनी पहुंच बनाने में मदद मिली। हमारा 18वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में न्याय प्रणाली में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए थे? ऑप्शन ए नए न्यायालयों की स्थापना, ऑप्शन बी भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, ऑप्शन सी कंपनी के अधिकारों की न्यायिक शक्तियों को सीमित करना या ऑप्शन डी ब्रिटिश न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिटिश न्यायाधीशों की नियुक्ति। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में न्याय प्रणाली में सुधार के लिए ब्रिटिश न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इसका उद्देश्य भारतीय न्याय प्रणालियों को अधिक संगठित और पारदर्शित बनाना था। हमारा 19वां क्वेश्चन है 1813 के चार्टर अधिनियम के प्रभाव के तहत कौन सा समूह भारत में पहली बार प्रवेश कर पाया? ऑप्शन ए
फ्रांसीसी व्यापारी, ऑप्शन बी ईसाई मिशनरी, ऑप्शन सी पुर्तगाली सैनिक या ऑप्शन डी डच व्यापारी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ईसाई मिशनरी। 1813 के चार्टर अधिनियम ने पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने और धार्मिक प्रचार करने की अनुमति दी। इससे भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। हमारा 20वां क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद कंपनी को किस प्रकार का विशेषाधिकार मिला? ऑप्शन ए भारतीय उपमहाद्वीप में सैन्य शासन, ऑप्शन बी भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा सुधार, ऑप्शन सी भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापारिक एकाधिकार या ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप में न्यायिक सुधार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा सुधार। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद कंपनी को भारतीय उपमहाद्वीप में शिक्षा सुधार के लिए विशेषाधिकार मिला। इसके तहत शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वार्षिक अनुवाद की व्यवस्था की गई, जिससे भारतीय समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाया जा सके। हमारा 21वां क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत में कंपनी का कौन सा विशेषाधिकार समाप्त हो गया? ऑप्शन ए कृषि में एकाधिकार, ऑप्शन बी सैन्य नियंत्रण, ऑप्शन सी चाय और चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार या ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य व्यापार का एकाधिकार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य व्यापार का एकाधिकार। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी का भारतीय उपमहाद्वीप में सामान्य व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया, जिससे अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारत में व्यापार कर सकते थे। हमारा 22वां क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपी गई? ऑप्शन ए भारतीय किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना, ऑप्शन बी भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना, ऑप्शन सी भारतीय सेना को मजबूत करना या ऑप्शन डी भारतीय उद्योगों को विकसित करना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारना। 1813 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके लिए वार्षिक अनुवाद भी व्यवस्था की गई। हमारा 23वां क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी को भारत में किस क्षेत्र में विस्तार की अनुमति दी? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी स्वास्थ्य या ऑप्शन डी शिक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी शिक्षा। 1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी को भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार की अनुमति दी। इस अधिनियम के तहत शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का वार्षिक अनुवाद प्रदान किया गया। हमारा 24वां क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत किस प्रकार के कानूनों को लागू करने पर जोर दिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटिश कानून, ऑप्शन बी मुगल कानून, ऑप्शन सी हिंदू कानून या ऑप्शन डी स्थानीय कानून। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश कानून। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत ब्रिटिश कानून को भारत में लागू करने पर जोर दिया गया। यह ब्रिटिश प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली को भारतीय उपमहाद्वीप में मजबूत बनाने का प्रयास था। हमारा 25वां क्वेश्चन है, 1813 के चार्टर अधिनियम के लागू होने के बाद किस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा मिला? ऑप्शन ए मसालों का व्यापार, ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी चाय और चीन के साथ व्यापार या ऑप्शन डी समुद्र व्यापार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वस्त्र उद्योग। 1813 के चार्टर अधिनियम के लागू होने के बाद भारतीय वस्त्र उद्योग को बढ़ावा मिला, क्योंकि अब अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी भारतीय वस्त्रों का व्यापार कर सकते थे। इससे भारतीय वस्त्र उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई।
हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे जो पॉलिटी के हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपना ज्ञान खूब बढ़ाए रखें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।